Hello students, welcome to EduSet channel, Haryana Education Department. Myself Bharti Gupta, PGT Chemistry, Government Model Senior Secondary School बहादुरगढ़। आज मैं आपके साथ रूबरू हूँ सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, दैट इज अबाउट द डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम इसे डिफेक्ट भी बोल सकते हैं या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। Constituent particle means atom, ion या molecule. Now what is the meaning of defect in crystalline? Defects are irregularity in the arrangement of the constituent particle. Defects are irregularity. Irregularity का मतलब है यहाँ पर constituent particles के अरेंजमेंट में किसी भी टाइप की अगर irregularity आ जाती है तो हम उसको डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि एक डिसिप्लिन क्लास है, सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट किसी दूसरी क्लास का आकर क्लास में बैठ जाता है, तो इसे हम डिफेक्ट बोलेंगे। या दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, कोई एक स्टूडेंट अब क्लास में से छोड़कर बाहर चला जाता है तो वो जगह वेकेंट रहती है, तो इसे भी हम डिफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपनी सीट को छोड़कर बाहर चला जाता है या कोई बाहर से एक फॉरेन एटम, आयन या मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर जाता है, these all are known as defects or imperfection in the crystalline solids. Now there are two types of defect in the crystalline solid. One is known as the point defect and second is known as the line defect. Now what is the meaning of point defect? These are the irregularity around the point or atom in a crystalline structure. अगर crystalline structure में किसी point या atom के around irregularity आ जाती है, मीन्स अगर कोई एटम लैटिस साइड से बाहर चला जाता है तो इस टाइप के डिफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स। या किसी एटम की सीट खाली रह जाती है, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज लाइन डिफेक्ट। These are the irregularity from the ideal arrangement in the entire row of the lattice structure. अगर लैटिस स्ट्रक्चर की पूरी एक रो में irregularity आ जाती है, that is known as line defect. अगर किसी पॉइंट के अराउंड आ रही है तो हम उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर एंटायर रो में irregularity है तो हम उसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स के हैं: स्टियोक्योमेट्री डिफेक्ट्स, नॉन स्टियोक्योमेट्री डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टियोक्योमेट्री डिफेक्ट्स क्या होते हैं। दीज डिफेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब द स्टियोक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड्स। ये सॉलिड्स की स्टियोक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता। स्टियोक्योमेट्री से मतलब ये है, जैसा कि अगर हम NaCl की बात करें तो इसमें Na प्लस और Cl नेगेटिव का जो रेशियो है वो 1:1 है। अगर ये रेशियो डिफेक्ट आने के बाद भी मेंटेन रहता है तो हम इसको स्टियोक्योमेट्री डिफेक्ट बोलेंगे। डिफेक्ट का मतलब अगर NaCl लैटिस में से कुछ सोडियम आयन और कुछ Cl नेगेटिव आयन लैटिस साइड से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जितने कटायन बाहर जाएं उतने ही अनायन बाहर जाएं, तो उनका रेशियो 1:1 मेंटेन रहेगा। सो इट मीन्स दे आर नॉट डिस्टर्बिंग द स्टियोक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड्स।
तो ऐसे डिफेक्ट जो स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहे उनको हम स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रीजिंग डिफेक्ट। इनको इंट्रीजिंग डिफेक्ट भी बोल देते हैं। इंट्रीजिंग मीन्स हीटिंग, टेम्परेचर रिलेटेड। ये डिफेक्ट जनरली हीटिंग से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इनको इंट्रीजिंग डिफेक्ट भी बोल देते हैं। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट? अगर कोई आयन अपनी लैटिस साइट से बाहर चला जाता है तो उसकी सीट वेकेंट रह जाती है, इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मीन्स अगर कोई एटम अपनी जगह से निकलकर इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। इंटरस्टिशियल साइट मीन खाली स्पेस। एटम के बीच जब हम क्लोजली पैक करते हैं जो वेकेंट स्पेस रहता है उसको हमने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। अगर कोई पार्टिकल अपनी सीट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है या कोई बाहर से नया पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है तो हम उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों ही डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, किसी भी टाइप के सॉलिड में क्रिएट किए जाते हैं। नाउ स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में दो टाइप के डिफेक्ट ऑब्जर्व किए गए। फर्स्ट डिफेक्ट इज नोन एज Schottky डिफेक्ट एंड सेकंड इज नोन एज द फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और जनरली पेपर में एक क्वेश्चन इस पर रहता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Schottky डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। ये दोनों ही टाइप के डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड्स के अंदर होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Schottky and फ्रेंकल डिफेक्ट? Here is the difference of Frankel and Schottky defect. Now what is Schottky defect? Schottky defect forms when oppositely charged ions leave their lattice site creating vacancies. अगर oppositely charged ion अपनी साइड को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहां पे वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं तो हम इस डिफेक्ट को Schottky डिफेक्ट बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें आपको दो तरह के सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रे कलर का सर्कल और एक ब्लू कलर का सर्कल। ये कटायन और अनायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूजुअली जो बड़ा साइज होता है वो अनायन को रिप्रेजेंट करता है और जो स्मॉल साइज होता है वो किसी कटायन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक आयनिक सॉलिड है जो अनायन और कटायन से मिलकर बना है। अगर कोई अनायन, ये देखिए ये वाली स्पेस में, अगर कोई अनायन और उसके साथ साथ एक कटायन दोनों लैटिस साइड को छोड़कर बाहर चले जाएं तो यहाँ पर वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। लेकिन ये श्योर है जितने कटायन बाहर जाएंगे उतने ही अनायन को भी बाहर जाना पड़ेगा ताकि उनकी स्टोइकियोमेट्री खराब नहीं हो। दूसरी बात, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल रहना चाहिए because overall the solid is neutral. Now, these vacancies are formed in the stoichiometry units to maintain the overall neutral charge. पूरे न्यूट्रल चार्ज को मेंटेन करने के लिए जितने कटायंस बाहर मूव कर रहे हैं उतने ही अनायन भी बाहर मूव कर रहे हैं। थर्ड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल इज लेस देन द नॉर्मल, क्योंकि कुछ पार्टिकल लैटिस साइड से बाहर चले गए तो मास डिक्रीज, मास डिक्रीज होने से डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पार्टिकल बाहर जाएंगे तो मास तो कम होगा, मास कम होने की वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इट occur only when there is a small difference in size between the cation and anion. Schottky डिफेक्ट तभी होता है जब कटायन और अनायन के बीच में साइज का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो। जैसे नॉर्मली ये NaCl, KCl इस टाइप के सॉलिड्स के अंदर होता है जहां कटायन और अनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में स्मॉलर आयन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लैटिस पोजीशन टू एन इंटरस्टिशियल साइट। इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट ये आयनिक सॉलिड है। अगेन यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। बड़ा सर्कल अनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सर्कल कटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर एक आयन, जैसे यहाँ से एक आयन अपनी जगह को छोड़कर कहाँ पे चला गया, इंटरस्टिशियल साइट पर चला गया। तो अगर कोई आयन अपनी सीट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है तो हम इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि जहां से वह गया वहां पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी, और वो कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइट पर, तो हम इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करता क्योंकि मास तो उतना ही रहेगा। जब एक कटायन अपनी सीट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा है तो मास पार्टिकल्स का सेम रहेगा, मास सेम रहेगा तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। ये किस टाइप के सॉलिड्स में होता है, जहां पर कटायन और अनायन के साइज में ह्यूज डिफरेंस हो। एग्जाम्पल के तौर पर ZnS, AgCl, AgBr और AgI, ये वो सॉलिड्स हैं जहाँ पे कटायन और अनायन के साइज, कटायन बहुत छोटा है और अनायन बहुत बड़ा है, वहां पर इस टाइप के डिफेक्ट देखे जा सकते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पर एक कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऐसा भी कोई सॉलिड है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता हो, शॉर्टकी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। जी हाँ, इसका आंसर है AgBr। AgBr एक ऐसा सॉलिड है जिसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो एक बार फिर ब्रीफली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल? शॉर्टकी डिफेक्ट में कटायन और अनायन लैटिस साइड से बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो स्मॉल साइज का आयन होता है वो अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। सेकेंड डिफरेंस, क्योंकि कटायन और अनायन बाहर चले जाते हैं तो मास डिक्रीज हो जाता है, और मास डिक्रीज होता है तो डेंसिटी भी डिक्रीज होती है। यहाँ पे पार्टिकल अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पर गया है तो मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मींस डेंसिटी सेम रहती है। थर्ड पॉइंट, ये यूजुअली उन सॉलिड्स में होता है यहाँ कटायन और अनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लाइक NaCl और KCl। ये ऐसे सॉलिड्स के अंदर होता है जहाँ कटायन और अनायन के साइज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो, लाइक AgCl, AgBl। सो दिस इज अबाउट द शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दोनों ही डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स के टाइप हैं। इन दोनों ही डिफेक्ट्स के अंदर कटायन और अनायन का रेशो मेंटेन रहता है जो कि फॉर्मूला में होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट? थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हमने डिस्कस किए थे, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट? when the third ion when a third ion having more charge than the parent ion enter the crystal lattice, it is called an impurity defect. अगर कोई एक पेरेंट आयन मीन्स जिससे ये मिलकर बना हुआ है, जैसे ये NaCl का लैटिस है तो इसमें Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये दोनों ही क्या है, पेरेंट आयन। इसमें एक थर्ड आयन एंटर कर गया। थर्ड आयन कौन सा एंटर कर रहा है यहाँ पर, स्ट्रोंशियम, हैविंग मोर चार्ज देन द पेरेंट आयन। स्ट्रोंशियम पे चार्ज है +2, जबकि सोडियम पे चार्ज क्या था, +1, तो इसका चार्ज पेरेंट आयन से ज्यादा है। तो जब स्ट्रोंशियम इसमें एंटर करेगा तो 2Na+ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रोंशियम पे चार्ज कितना है, 2+, तो चार्ज की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। जितना चार्ज तुमने उसके अंदर से डाला है उतना ही चार्ज उसमें से रिमूव भी करो। तो स्ट्रोंशियम 2+ को जब हमने ऐड किया तो हमने 2Na+ को यहाँ से रिमूव कर दिया। एक की जगह तो स्ट्रोंशियम ने ले ली, लेकिन दूसरी जो साइट है वो क्या रह गई, वेकेंट रह गई। तो हम इसको भी वैकेंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मीन्स हमने पेरेंट आयंस की बजाय कोई थर्ड आयन को इसमें एंटर करवाया। थर्ड आयन जब एंटर करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Third type of defect is non-stoichiometry defect. Non-stoichiometry defect. These defects disturb the stoichiometry of the crystalline solid. ये crystalline solid की stoichiometry को disturb करते हैं, मीन्स उनके रेशो को, जो रेशो फॉर्मूला में है वो एक्चुअल में नहीं होता। They are of two type, metal excess defect and metal deficient defect. Now, first type of defect is metal excess defect. जैसा कि इसका नाम बता रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट,
मेटल ऑलवेज फॉर्म्स कटायन। तो अगर कटायन का नंबर अनायन के नंबर से ज़्यादा हो जाता है तो हम इस डिफेक्ट को बोल देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन अगर कटायन का नंबर अनायन के नंबर से कम है तो हम इसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल excess defect, this type of defect is created due to the anionic vacancy. मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब क्रिएट होगा? जैसा कि नाम बताया कि कटायन का नंबर ज़्यादा होना चाहिए अनायन से। तो कटायन का नंबर अनायन के नंबर से ज़्यादा कब होगा? अगर कोई अनायन अपनी जगह को छोड़कर बाहर चला जाता है और उसकी सीट वेकेंट हो जाती है। जैसा कि अगर हम बात करें NaCl, NaCl के अंदर जितने कटायन हैं उतने ही यहाँ पर अनायन भी हैं। लेकिन जब हमने इसके सरफेस पर सोडियम मेटल को हीट किया तो सोडियम मेटल इट फॉर्म्स Na प्लस इलेक्ट्रॉन। सोडियम मेटल को जब हम हीट करते हैं इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कटायन Na प्लस। उस Na प्लस से कंबाइन करने के लिए यहाँ से एक अनायन इस लैटिस साइड से बाहर चला गया। लैटिस साइड से बाहर जाने की वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। बट टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो उस अनायन की वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा था? वो इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल से आ रहा था। तो अनायन की साइड किसने ऑक्यूपाई कर ली? इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर ली। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कटायंस का जो नंबर है वो अनायन के नंबर से ज़्यादा हो गया। क्योंकि ज़्यादा है इसलिए हम इस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया, जिस प्लेस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस जगह को बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर इसलिए क्योंकि इस एक साइड की वजह से पूरा क्रिस्टलाइन कलर्ड हो जाता है। अगर हम NaCl के अंदर इस टाइप के डिफेक्ट देखें तो NaCl का कलर वाइट से येलो हो जाता है। ऐसा ही अगर डिफेक्ट लिथियम क्लोराइड में आ जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, अगेन ड्यू टू एफ सेंटर। अगर हम इस टाइप का डिफेक्ट KCl में देखते हैं तो KCl का जो कलर है वो वॉयलेट हो जाता है, अगेन ड्यू टू एफ सेंटर। So this is about the metal excess defect. When cation number is more than the anion, that is known as the metal excess defect. Next type of defect is known as the metal deficient. The metal deficient defect are created when a crystalline solid has less amount of metal as compared to the stoichiometric ratio. जो रेशो हमें फॉर्मूला में दिखाई दे रही है, अगर उस रेशो से कटायन का नंबर कम हो जाए तो हम उस डिफेक्ट को बोल देते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हम FeO को कंसिडर करते हैं। FeO का अगर जो फॉर्मूला है वो हमें ये बताता है कि Fe2 प्लस आयन और O2 नेगेटिव आयन का जो रेशो है वो 1:1 रहना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ऐसा लैटिस है जिसमें मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। कैसे देखो, इसमें भी आपको दो तरह के सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर का और पिंक कलर का, अगेन ग्रीन अगेन पिंक। ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो अनायन, बड़ा सर्कल मैंने आपको पहले भी बताया अनायन को रिप्रेजेंट करता है। अनायन यहाँ पर क्या है? O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन। पिंक कलर का जो सर्कल है वो कटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कटायन यहाँ पर क्या है? Fe2 प्लस। अब ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें? Fe3 प्लस में। अब Fe2 प्लस की बजाय हमें Fe3 प्लस डालना है तो हमें जितना चार्ज मैंने आपको बताया पहले कि रिमूव करोगे उतना ही चार्ज आप उसमें ऐड करोगे। तो हमने तीन जगह से 1, 2 और 3 इन तीनों प्लेसेस से Fe2 प्लस को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर Fe3 प्लस की एंट्री हो गई। अब Fe2 प्लस जब रिमूव किया तो तीन जगह से हमने Fe2 प्लस को रिमूव किया, जबकि Fe3 प्लस ने सिर्फ दो ही जगह पे एंट्री की है, क्योंकि जितना चार्ज हम रिमूव कर रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। 3 Fe2 प्लस का मतलब प्लस 6 चार्ज को हम रिमूव कर रहे हैं और हमने उसकी जगह पर 2 Fe3 प्लस ऐड किए, मीन्स अगेन प्लस 6 ही इसमें ऐड कर रहे हैं। तो एक जो साइट है वो वेकेंट रह जाती है।
सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इसमें कटायन का जो नंबर है वो अनायन के नंबर से कम हो गया। एक और एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, जैसे ये A+ और B नेगेटिव, A+ और B नेगेटिव, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके अंदर हमने A2+ ऐड कर दिया। अब +2 एंटर किया तो +2 रिमूव भी करना पड़ेगा, तो हमने इन दो साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से A+ को रिमूव कर दिया और एक जगह पर A2+ डाल दिया, तो दूसरी जो साइड है वो वेकेंट रह जाती है। अगेन कटायन का जो नंबर है वो अनायन के नंबर से कम हो गया और रेशो को भी डिस्टर्ब कर रहा है। कटायन का रेशो, यहाँ पे कटायन और अनायन का रेशो 1:1 होना चाहिए, पर नंबर कम होने की वजह से इसका जो कटायन का नंबर कितना रह जाता है, 0.96। तो जब कटायन का नंबर कम रह जाता है तो हम इस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी। तो ये हमारे 3 टाइप के डिफेक्ट थे, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री में हमने डिस्कस किया शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, और नॉन स्टोइकियोमेट्री में हमने डिस्कस किया मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट, और थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स। You know very well what is the cause of the conduction of electricity. Conduction of electricity is due to flow of electrons or flow of ions. On the basis of the conductivity, substances have been categorized into conductor, insulator and semiconductors. Conductors वो substances होते हैं जहाँ पे करंट easily flow कर जाता है, जबकि इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस है लाइक वुड, रबर, जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता। और सेमीकंडक्टर ये इंटरमीडिएट होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, करंट फ्लो तो करता है बट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। डायग्रामेटिकली इन तीनों में डिफरेंस शो किया है। ये पहला जो डायग्राम है वो शो कर रहा है कंडक्टर्स। इसमें आपको दो बैंड दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू कलर का बैंड है और एक व्हाइट कलर का बैंड। जो ब्लू कलर का जो बैंड है इसको बोलते हैं फील्ड बैंड, और जो व्हाइट कलर का बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी बैंड। एक्चुअली ये डायग्राम बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि सभी एटम आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच में दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एंटी बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो खाली रह जाते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ये जो ब्लू कलर बैंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस बैंड को जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं, फील्ड बैंड बोलते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का बैंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसको हम एम्प्टी बैंड बोलते हैं। तो इन केस ऑफ कंडक्टर, मेटल मीन्स कंडक्टर, क्योंकि मेटल्स आर, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो डायग्राम है ये कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी कंडक्टर्स के अंदर ये दोनों बैंड, फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड, एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं फ्रॉम फील्ड बैंड टू द एम्प्टी बैंड, कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं फ्रॉम द फील्ड बैंड टू द एम्प्टी बैंड। दैट इज व्हाई देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीजन है जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड बैंड टू द एम्प्टी बैंड। सेकेंड कैटेगरी इज द इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगेन यहाँ पे भी दो बैंड हैं, फील्ड बैंड एंड एम्प्टी बैंड, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप है, तो फील्ड बैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता एम्प्टी बैंड। इस एनर्जी गैप को इन्होंने नाम दिया है फोरबिडन जोन का। ये एक एनर्जी का गैप है फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंसुलेटर। एंड थर्ड कैटेगरी इज द सेमीकंडक्टर। यहाँ पे फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है,
So electron can easily jump from the filled band to the empty band. They are known as a semiconductor. But they are known as they are pure. So they are known as increasing semiconductor. इनमें conductivity इतनी low होती है कि practically there is no use of this type of semiconductor. हमें semiconductors की conductivity को increase करना होता है. Semiconductors की conductivity को increase करने के लिए हम इसके अंदर impurity को add कर देते हैं. Impurity को add करना doping कहलाता है. In semiconductors, some electron jump from the valence band to the conduction band. कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं and show some conductivity, पर वो conductivity बहुत ही low होती है. अगर हम सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर दें तो हम इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. इम्प्योरिटी को ऐड करना डोपिंग कहलाता है. इम्प्योरिटी किस टाइप की हम इसमें ऐड करते हैं, इसके बेसिस पर हमने सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. One is known as the p-type semiconductor and second category is known as the n-type semiconductor. Now what happens in p-type and n-type semiconductor? This is your n-type semiconductor. n-type semiconductor में हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऐसे मेटल या नॉन मेटल को ऐड कर देते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेरेंट एटम से ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है. तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें डोपिंग करते हैं एक ऐसे एलिमेंट की जिसका पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज़्यादा हो. इसके लिए हमने इसमें ऐड किया फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जबकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जब हम सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस को ऐड करते हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास स्पेयर बच जाता है. इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो हम यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज n-type semiconductor. Second type of semiconductor is p-type semiconductor. p-type semiconductor किसको बोला जाता है, अगर हम किसी मेटल एटम में एक ऐसे एलिमेंट को ऐड कर दें जिसका चार्ज उससे कम हो, सॉरी चार्ज नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो. जैसे कि सिलिकॉन का केस में सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर हम सिलिकॉन में बोरॉन को एंटर कर दें, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो जब सिलिकॉन के अंदर बोरॉन को हम एंटर करवाएंगे तो इसमें एक स्पेस खाली रह जाएगा, एक बॉन्ड ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते. इस जिसे आप होल बोल सकते हैं, इस होल की वजह से पूरे इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए. होल पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके चल रहे हैं. सो दिस इज नोन एज द p-type सेमीकंडक्टर. तो हमने ये पढ़ा कि सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, वो प्रैक्टिकल यूटिलाइज नहीं की जा सकती. उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने उसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया. इम्प्योरिटी को ऐड करना डोपिंग कहलाता है. और जब हम डोपिंग करते हैं तो दो तरह के सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाते हैं, n-type एंड p-type. n-type सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ी है, तो हम उसको n-type सेमीकंडक्टर. और अगर होल्स की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो हम उसको p-type सेमीकंडक्टर. So this is all about the semiconductor. Last topic is the magnetic property of solids. Now, on the basis of magnetic property, all the solids has been categorized into 5 categories. First category is paramagnetic solids. These substances are weakly attracted by the magnetic field. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं
and that is why they are weakly attracted by the magnetic field. For example, oxygen or copper 2+. Second category is the diamagnetic substances. These substances are weakly repelled by the magnetic field क्योंकि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, एक क्लॉकवाइज में है और एंटी क्लॉकवाइज में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी हैं उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज है। So they are weakly repelled by the magnetic field. For example, H2O or NaCl. Third type of category is ferromagnetism. Besides strong attraction, these substances can be permanently magnetized. जब हम ऐसे substances को magnetic field में कुछ देर रखते हैं और magnetic field को हटाने के बाद ये खुद भी magnet बन जाते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन permanently magnetic field की डायरेक्शन को में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। So these are known as the ferromagnetic substances. For example, ferrous, cobalt और nickel. Fourth category is the antiferromagnetic. These substances have domain structure similar to ferromagnetic substance. इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी ferromagnetic substance से बिल्कुल मिलता जुलता है। फर्क इतना है इसमें जितने डोमेन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं उतने ही डोमेन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। सो दे ऑल कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। जब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल MnO. These type of substances are known as antiferromagnetic substances. Last category is the ferrimagnetism. Ferrimagnetisms have domains in parallel and anti-parallel direction in unequal number. Ferrimagnetism में जितने भी डोमेन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं उनमें से कुछ डोमेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाते हैं जिससे कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट नहीं होता। That is why they are weakly attracted to the magnetic field. These, for example, Fe3O4. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इसमें आप चारों का डिफरेंस दिखाया है। डायमैग्नेटिज्म में तो मैग्नेटिज्म होती ही नहीं, दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये चार कैटेगरी है। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म में सभी के सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हैं। इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जितने डोमेन क्लॉकवाइज में है उतने ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक मूवमेंट ऑपोजिट तो हैं बट वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाते। और पैरामैग्नेटिज्म्स में कुछ इलेक्ट्रॉन पैरेलल हैं और कुछ अनपैरेलल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइन है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं होता। दैट इज व्हाई दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, फर्स्ट वीडियोज में हमने आपको क्रिस्टलाइन अमोर्फस के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया, सेकंड में यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस किया, थर्ड वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, फोर्थ में हमने डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट।